स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक पोर्शन या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सेकंड को हम कहते हैं ऑर्गेनिक पोर्शन या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पेपर में भी आपके दो पोर्शंस बने हुए आते हैं, ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस अलग आते हैं, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस अलग आते हैं। ठीक है, तो आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन। उसका एक छोटा सा टॉपिक है आइसोटोप्स। ये पास्ट एफिलिएशंस हैं। जब भी हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो ये एक एथिक्स होती है, रूल होता है कि जहाँ से भी आप लिंक हैं, पहले कभी आप लिंक हुआ करते थे कि उनके नेम्स आप मेंशन कर दें, तो यहाँ पे मैंने भी मेंशन की हैं। फिर ये सारी करंट एफिलिएशंस हैं जहाँ पे मैं अभी लिंक कर रहा हूँ। डिस्कवरी पे आ जाते हैं। डिस्कवरी में आपको दो बातें मेरी इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि एक, वो चीज़ डिस्कवर की किसने है और वो चीज़ डिस्कवर हुई कब है। ठीक है, लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यूज़ में आपको ये दोनों चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसकी डिस्कवरी को देखते हैं तो यहाँ पे मेंशन है द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1912 टू 1913। वो आपसे कह रहा है कि आइसोटोप्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? जे थॉमसन ने। और कब बताया था? 1912 की ड्यूरेशन से लेकर 1913 की ड्यूरेशन में। इसका मतलब काम स्टार्ट हुआ था 1912 के अंदर और काम एंड हुआ है 1913 के अंदर, तो ये डिस्कवरी पीरियड था। ये दोनों ही बातें केमिस्ट्री के पेपर के लिहाज से, ना ही ई कैट एम कैट के लिहाज से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद नहीं रखनी। यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है वाइल वर्किंग ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नियॉन। इसका मतलब वो काम किस पे कर रहा था? नियॉन की प्रॉपर्टीज़ पे। तो आप ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है कि सबसे पहले जो आइसोटोप्स डिस्कवर हुए थे वो किसके हुए थे? नियॉन के। तो अभी तक आपके काम का सिर्फ एक ही पॉइंट है कि आपको ये याद रखना है कि आइसोटोप सबसे पहले किसके डिस्कवर हुए थे? नियॉन के। नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कह रहा है? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर गिवन स्पेशल नेम्स। जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं उन्हें हमने स्पेशल नेम दिए हैं। वो नेम क्या थे? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। जबकि जो आइसोटोप्स हैं अदर एलिमेंट्स के, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यूरेनियम हो गया, आयोडीन हो गया, इनके कोई स्पेशल नेम्स नहीं है। तो सिर्फ हमने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को इंपॉर्टेंट नेम्स दिए हैं, स्पेशल नेम्स दिए हैं, बाकी किसी और एलिमेंट के आइसोटोप्स को हमने कोई नेम्स नहीं दिए। डेफिनेशन पे आ जाते हैं। देखें, अगर आपके पास एक से ज़्यादा एटम्स हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा एटम्स के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो सेम है। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 एटम्स हैं, तीनों एटम्स के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं? 10-10। तो इसका मतलब तीनों एटम्स के जो प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है। लेकिन जो न्यूट्रॉन्स हैं वो एक में 10 थे, ठीक है, एक में 11 है, एक में 12 हैं। तो जब भी एटम्स का सैंपल आप ले रहे हैं और एटम के सैंपल में आप देखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है लेकिन उनके न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं, तो आप उनको आपस में क्या पढ़ेंगे? एक दूसरे का आइसोटोप्स। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। डेफिनेशन को देख लेते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स डेट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, जिनका एटॉमिक नंबर मीन्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? आइसोटोप्स। ठीक है, तो एलिमेंट आपको सेम रखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन ही होना चाहिए, उसमें ऑक्सीजन नहीं आना चाहिए। अब हाइड्रोजन के जितने भी सैंपल आप ले रहे हैं, जितने भी एटम्स आप ले रहे हैं, सबके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, लेकिन उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो सारे सैंपल्स, वो सारे एटम्स एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाएंगे। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन क्या है? देखें, आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर या फिर चार्ज नंबर। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं? मास नंबर या फिर एटॉमिक मास। तो वो आपसे यही कह रहा है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, तो आप चाहें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख दें या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दें, एक केस तो ये हो गया। या फिर अगर आप ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं लिखना चाह रहे तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने डिफरेंट क्या लिखा था ऊपर? न्यूट्रॉन्स। अगर आप न्यूट्रॉन्स नहीं लिखना चाह रहे तो आप क्या लिख सकते हैं उसकी जगह? मास नंबर, सही है, या फिर आप क्या लिख सकते हैं? एटॉमिक मास। तो ये दो डेफिनेशंस हैं, इनमें से आपको जो भी आसान लगे आप इसे याद कर लीजिए एग्जाम के लिए। अब हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के ऊपर आ जाते हैं। हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं। एक को हम कहते हैं प्रोटियम,
एक को हम कहते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है, और एक को हम कहते हैं ट्रीटियम। प्रोटियम के ऊपर आ जाते हैं। देखें प्रोटियम, यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ऑर्डिनरी हाइड्रोजन इज़ नोन एज प्रोटियम। प्रोटियम को ऑर्डिनरी हाइड्रोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नेचर के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा मिलती है उसे आप ऑर्डिनरी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी लिक्विड क्या है? आपके पास वाटर है, ठीक है, वाटर आपको सबसे, वाटर वो लिक्विड है जो कि आपको सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मिल रहा होता है। तो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? प्रोटियम। इसका मतलब जितने भी सैंपल्स हैं हाइड्रोजन के, उन सब में से सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा? प्रोटियम मिलेगा, इसलिए प्रोटियम को हम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या है? इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है और कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है। अब देखें इसके पास इलेक्ट्रॉन एक है, इलेक्ट्रॉन एक होने का मतलब इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। एक ही प्रोटॉन है, इसका मतलब इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका चार्ज नंबर क्या होगा? या एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर या फिर चार्ज नंबर क्या चीज़ होती है? या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो दोनों में से किसी को भी देख लीजिए सेम ही होते हैं। तो एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर इसका क्या होगा? 1। जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने प्रोटॉन्स हैं, वही इसका मास, वही इसका चार्ज नंबर होगा या इसका एटॉमिक नंबर होगा। मास नंबर को देख लेते हैं। मास नंबर हम कैसे निकालते हैं? जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, इन्हें हम ऐड कर देते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास कितने हैं? 1, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास कितने हैं? 0। तो 1 + 0 आंसर आपके पास क्या आएगा? 1। इसलिए मास नंबर या एटॉमिक मास, ठीक है, मास नंबर या एटॉमिक मास आपके पास क्या होगा? 1, और चार्ज नंबर भी आपके पास क्या होगा? 1। सिंबल के ऊपर आ जाते हैं। क्योंकि ये हाइड्रोजन का ही सैंपल है तो इसलिए मैं इसको H से भी शो कर रहा हूँ। ऊपर आप किससे मेंशन करते हैं? मास नंबर को या एटॉमिक मास को। तो मास नंबर या एटॉमिक मास कितना है इसका? 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। और नीचे आपको चार्ज नंबर शो करना है या एटॉमिक नंबर शो करना है, तो चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 1, तो यहाँ दोनों जगह पर मैंने 1 1 मैंशन कर दिया है। अब क्योंकि ये, इसे हम और क्या कहते हैं? प्रोटियम, तो इसे आप H की जगह P से भी शो कर सकते हैं, और साथ में आप इसके क्या लगा दीजिए? 1 1, क्योंकि मास नंबर और चार्ज नंबर 1 ही है। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है नेचुरली फ्री अकरिंग हाइड्रोजन। इसका मतलब हाइड्रोजन अकेला है, हाइड्रोजन के साथ कोई और नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। फ्री अकरिंग का मतलब या तो वो H है या फिर वो H2 है। फ्री अकरिंग का मतलब है कि उसके साथ कोई दूसरा एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ। हो सकता है हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, जैसे अगर मैं H2 की बात करूं, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप इसे फ्री अकरिंग ही बोलेंगे। जब हाइड्रोजन किसी और के साथ जुड़ा हुआ होगा तो आप उसे क्या बोलेंगे? इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन किससे जुड़ गया? जाके ऑक्सीजन से, अब वो फ्री स्टेट में नहीं है। तो फ्री अकरिंग, फ्री स्टेट का मतलब होता है कि वो चीज़ या तो अकेली है या फिर अपने ही जैसी चीज़ के साथ जुड़ी हुई है। तो या तो हाइड्रोजन अकेला है, सिर्फ H है, या फिर H2 है। ये दोनों ही केसेस आपके पास क्या कहलाएंगे? फ्री स्टेट या फ्री अकरिंग। और अगर ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है तो फिर आप इसे कहेंगे कंपाउंड। तो वो आपसे कह रहा है कि नेचुरली फ्री अकरिंग हाइड्रोजन फ्री भी मिलती है और कंपाउंड्स की फॉर्म में भी मिलती है। फ्री कैसे मिलती है? हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में मिलती है और कंपाउंड्स की फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में मिल रही होती है। तो ये नेचर में कितने % आपको मिलता है? 99.98%। ये परसेंटेज याद करने वाली चीज़ें तो हमने कैलकुलेट की है, इसमें और कुछ नहीं है। सेकेंड पे आ जाते हैं ड्यूटेरियम के ऊपर। देखें ड्यूटेरियम को आप क्या कहते हैं? हैवी हाइड्रोजन। इसे हैवी हाइड्रोजन कहने की वजह क्या है? क्योंकि इसका मास प्रोटियम से डबल होता है। प्रोटियम का मास कितना होता है? 1, जबकि ड्यूटेरियम का मास कितना है? 2। तो इसका मास ज़्यादा है, इसलिए हम इसे हैवी हाइड्रोजन कह रहे हैं। अब प्रोटियम के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ड्यूटेरियम के अंदर क्या पॉइंट है? एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक ही न्यूट्रॉन है। अब बताइए इसका मास नंबर क्या होगा? मास नंबर आपको भी पहले भी बताया कि मास नंबर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो भी प्रोटॉन्स हैं और जो भी न्यूट्रॉन्स हैं, इन्हें हम क्या कर देते हैं? ऐड। तो प्रोटॉन कितने हैं आपके पास? 1, और न्यूट्रॉन कितने हैं? 1। तो मास नंबर कितना हो गया? 2, ठीक है। इसी तरह से हम चार्ज नंबर पे आ जाते हैं। चार्ज नंबर में या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लिख दीजिए या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को लिख दीजिए, तो दोनों ही 1 है, तो चार्ज नंबर इसका क्या हो जाएगा? 1। सिंबल के ऊपर आ जाते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन का सैम्पल है, H लिख दिया, ऊपर हम मास नंबर लिखते हैं 2 था, नीचे हम चार्ज नंबर लिखते हैं 1 था, तो इसका सिंबल हो गया 1H2। क्योंकि हम इसे ड्यूटेरियम भी कहते हैं तो इसे आप D से भी शो कर सकते हैं। फिर लास्ट वाले की परसेंटेज कितनी थी? 99.98 प्रोटियम की। ये दुनिया में कितने % मिलता है? 0.0156% मिलता है, ठीक है। तो ये परसेंटेज फिर अगेन वो याद करने वाली चीज़ है, इसमें कुछ नहीं है।
ट्रीटियम पे आ जाते हैं। ट्रीटियम को आप क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, ठीक है। ट्रीटियम का न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता, इसलिए इस ट्रीटियम के न्यूक्लियस में से इनविजिबल रेडिएशंस निकलती हैं, और इस फिनोमेना को आप कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी होती क्या है? रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एटम के न्यूक्लियस के अंदर से रेज निकलती हैं, ठीक है, इनविजिबल रेज निकलती हैं, जिनकी तीन ही एग्जाम्पल्स हैं, अल्फा, बीटा और गैमा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में से भी इनविजिबल रेडिएशंस निकलती हैं, इसलिए ट्रीटियम को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। अब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 है। प्रोटॉन्स कितने हैं? 1 है। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 2। मास नंबर क्या होगा? सिंपल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दीजिए। प्रोटॉन कितने हैं? 1 और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 2। तो मास नंबर कितना हो गया? 3। चार्ज नंबर के लिए आप क्या करते हैं? या तो प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन, दोनों में से कोई एक लिखते हैं। तो चार्ज नंबर कितना हो गया? 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक ही था और प्रोटॉन भी एक है, किसी को भी देख लीजिए। सिंबल आप क्या देंगे? क्योंकि हाइड्रोजन का ही सैंपल है इसलिए हम H लिख सकते हैं, और नीचे हमने चार्ज नंबर लिख दिया जो कि 1 था, ऊपर हमने मास नंबर मेंशन कर दिया जो कि 3 था। क्योंकि इसे हम ट्रीटियम भी कहते हैं तो आप H की जगह पे D भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्योंकि ये रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है तो यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड हुआ है इसकी हाफ लाइफ से रिलेटेड। हाफ लाइफ इसकी कितनी है? 12.5। देखें हाफ लाइफ होती क्या है? हाफ लाइफ एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसके बाद वो मटेरियल आधा रह जाता है, मींस आधा कुछ और बन जाता है और आधा वही रहता है। जैसे अगर मैंने 100 ग्राम्स लिए थे हाइड्रोजन के, कौन से हाइड्रोजन के? ट्रीटियम के। मैंने 100 ग्राम्स लिए ट्रीटियम के, ठीक है। 12.5 साल के बाद क्या होगा कि उस 100 ग्राम्स ऑफ ट्रीटियम की जगह कितने रह जाएंगे? 50 ग्राम रह जाएंगे, ठीक है। 100 ग्राम से कितने हो गए? 50 ग्राम्स, मटेरियल आधा रह जाएगा। और जो 50 ग्राम्स बाकी के थे वो हाइड्रोजन नहीं रहेंगे, अब वो कुछ और बन जाएंगे, हो सकता है वो हीलियम बन जाए, ठीक है। तो हाफ लाइफ का मतलब है वो टाइम पीरियड जिस पे कोई भी मटेरियल आधा हो जाए, ठीक है। आधा मटेरियल ख़त्म नहीं होता, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मींस कि कोई और एलिमेंट बन जाएगा। इस टाइम पीरियड को हम हाफ लाइफ कहते हैं। तो ट्रीटियम 12.5 साल के बाद आधा अपना मटेरियल क्या करता है? किसी और एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, तो वो हाइड्रोजन नहीं रहता, 50% मटेरियल चेंज हो जाता है, उस टाइम पीरियड को हम हाफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम के लिए हाफ लाइफ की डेफिनेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बस सिर्फ आपको ये याद रखना है कि हाफ लाइफ कितनी होनी चाहिए? 12.5 ईयर्स। लास्ट पॉइंट इसका क्या है? वही परसेंटेज। पहले परसेंटेज कितनी थी? 99.98। फिर हमने परसेंटेज कितनी पढ़ी? 0.0156। लास्ट ट्रीटियम की परसेंटेज कितनी है? 4 × 10⁻⁻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 ⁻
यहाँ पे डायग्राम शो कर दिए मैंने आपको। हाइड्रोजन या प्रोटियम स्टेबल होता है, ड्यूटेरियम स्टेबल होता है, ट्रिटियम अनस्टेबल होता है क्योंकि उसमें से उसके न्यूक्लियस में से रेडिएशंस निकलती हैं, वो रेडियो एक्टिव है, ये आपको पहले भी बता दिया था। साइंटिफिक रीज़न को देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि वाई इज़ हैवी वाटर हैवी, हैवी वाटर को हैवी क्यों कहते हैं, या वाई D2O इज़ हैवियर देन H2O, D2O हैवी क्यों है H2O से। तो सिंपल सी रीज़न है, D2O का मास ज़्यादा होता है, H2O का मास कम होता है, इसलिए D2O को हम हैवी कहते हैं और H2O को हम लाइटर कहते हैं। देख लेते हैं इससे, हम रीज़न को देख लेते हैं कि आपको लिखना कैसे है। देखिए हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या है, D2O कंसिस्ट ऑफ 2 ड्यूटेरियम एटम्स बॉन्डेड टू एन ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे फॉर्मूले में भी यही लिखा हुआ है, 2 ड्यूटेरियम एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे उसने यही बताया है कि कंसिस्ट ऑफ 2 ड्यूटेरियम एटम्स बॉन्डेड टू एन ऑक्सीजन एटम। वियर एज ऑर्डिनरी वाटर, इसे ऑर्डिनरी वाटर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये आपको ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, D2O आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलता। तो ऑर्डिनरी वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, ठीक है। H2O का मतलब कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटियम बॉन्डेड टू एन ऑक्सीजन एटम। तो D2O के अंदर 2 ड्यूटेरियम थे जो कि 1 ऑक्सीजन से जुड़े हुए थे, और ऑर्डिनरी वाटर के अंदर 2 प्रोटियम थे जो कि 1 ऑक्सीजन से जुड़े हुए थे। तो ये तो हमने फॉर्मूला देख लिया। अब हम मॉलिक्यूलर मासेस देख लेते हैं। सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्डिनरी वाटर इज 18 AMU, ठीक है। जो H का H है, H का मास कितना होता है 1, लेकिन H है कितने 2, तो इसका मास कितना हो गया 2, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो इसे आप सम कर दीजिए, 2 + 16 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18, और यूनिट आपके पास क्या लगी हुई है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि प्रोटियम का मास कितना होता है 1 AMU, बट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हैवी वाटर इज़ 20 AMU। 20 AMU कैसे है, एक ड्यूटेरियम का मास होता है 2 AMU,
तो ड्यूटेरियम है कितने, 2, तो मास कितना हो गया 4, प्लस साथ में O भी है, तो 4 + 16, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो ये आपके पास कितना हो गया 20 AMU। अब देखें H2O का मास कितना था 18 AMU, जबकि D2O का मास कितना है 20 AMU, इसलिए हम ये कहते हैं कि D2O इज़ हैवियर देन H2O। तो सिंपल रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जिस चीज़ का मास ज़्यादा होता है उसे हम हैवी कहते हैं, ठीक है, अगर सामने वाले का मास उसको देखते हुए कम हो। उसके बाद लास्ट में थैंक यू।